नमस्कार। आज हम इंडिया के प्रतिष्ठित बिल्डर श्री निरंजन हीरानंदानी के साथ हैं। श्री निरंजन हीरानंदानी जो हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक इंडस्ट्री वॉइस की हैसियत से उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है एंड ही इज़ अ नोन वर्ल्ड ऑन रियल एस्टेट इश्यूज़, अ नोन अथॉरिटी ऑन रियल एस्टेट इश्यूज़। हम बात करेंगे श्री निरंजन हीरानंदानी से। निरंजन जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द कॉमन मैन एक ऐसा विषय है जिसमें बातें बहुत होती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करके देखने को नहीं मिलता। तो भारत की पॉलिसीज़ में या जो सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसमें ऐसी क्या खामी है, व्हाट इज़ द शॉर्टकमिंग, द लैक्यूना, कि अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द कॉमन मैन सिर्फ एक थियरी बन के रहेगी? उसका कारण बहुत ही ईजी है। पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वी गॉट फूड फॉर ऑल। हमने एविएशन रेवोल्यूशन किया तो लो कॉस्ट एयरलाइंस बन गए। हम टेलीकॉम रेवोल्यूशन किए तो 33 रुपये पर मिनट की एयर टाइम को 1 रुपये मिनट से कम हो गई। इस तरीके से जो हम घरों की बात करते हैं या हाउसिंग की बात करते हैं तो वहाँ हमने कोई भी रेवोल्यूशन अब तक की नहीं। तो हमने वो विजन या डॉक्यूमेंट किया ही नहीं है तो वो मकसद पर पहुंचने का सवाल ही नहीं आता। हम एक मकसद को चुने, हम कहें कि यहाँ हमें पहुंचना है, हमें यहाँ जाना है, तो हम वहाँ पहुंच सकते हैं। हम वहाँ कभी सोचा ही नहीं है कि हम वहाँ पहुंचना चाहते, तो नहीं पहुंचे। ये बहुत ही आसानी बात है। जो सरकार में चेंज हुई है, विल प्रोबेबली सी न्यू पॉलिसीज कमिंग इन। द Honorable Minister has already gone on record talking about Pakka houses for all by 2022, so on and so forth. From your personal perspective, आप क्या देखते हैं कि the change in policies, क्या ये सपना आम आदमी का अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा हो पाएगा? जरूर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। एक बार हम ये सोच विचार कर लें कि यहाँ ये मकसद पर हमें पहुँचना है, फिर उसमें जो साधन हमें चाहिए वो हम यूज़ करेंगे। आज की तारीख में घर बनाने में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है। जो मटेरियल हम यूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ है। कैपिटल की कोई कमी नहीं है। एफडीआई लोग डालना चाहते हैं, आईपीओज लोग खरीदना चाहते हैं। अभी रीट्स शुरुआत होने वाली है, तो आप देखें तो कैपिटल की जो कमी पहले होती थी प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी नहीं है। क्रेडिट्स बैंक्स दे सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार एक डायरेक्शन दे सकती है जहां कम ब्याज पर ऐसे मकानों के लिए ब्याज पर पैसे मिले या क्रेडिट मिले, लोन्स मिल जाए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको टैक्स डिडक्शन के माध्यम से या कोई क्रॉस सब्सिडी, ब्याज की क्रॉस सब्सिडी से या कोई सहूलत से या इनकम टैक्स बेनिफिट से हम उनको ये साधन पहुंचा सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि ये मकसद पूरा हो सकता है यदि हम एक दृष्टिकोण सोच विचार कर लें और उसकी जो नेसेसिटी है, जो हमारे रोड ब्लॉक्स है या जो साधन हमारी ज़रूरत है, जो पॉलिसीज़ में हम चेंज करना चाहते हैं, वो सब हम रास्ते पर डाल दें। और जो अड़चनें आए, क्योंकि कोई भी मकसद पूरा करने में प्रॉब्लम्स तो आते ही, तो वो प्रॉब्लम पूरे करने में जो रोड ब्लॉक्स आएंगे या स्पीड ब्रेकर आएंगे उनको हम हल कर दें, तो वो एक बार हो गया तो हम कर सकते हैं। एक मैं दाखला देना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री 1962 में एक जय जवान जय किसान का एक नारा निकाला था, जहां उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। 3 साल के अंदर जो हमारे देश डेफिसिट था फूड में, वो सरप्लस हो गए। हमने ये टारगेट किया कि किसानों को हम एग्रीकल्चर क्रेडिट देंगे, फूड कॉरपोरेशन क्रिएट किया, नाबार्ड क्रिएट किया, बैंक लोन्स किए, उनकी क्रॉस सब्सिडी दी, नए सीड्स हमने क्रिएट किए। और वहाँ उस समय हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई टीवी नहीं, रास्ते नहीं थे गांव में जाने के लिए। फिर भी हम 2-3 साल के अंदर सरप्लस फूड किए और आज तक सरप्लस है। तो जब 1962 में हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर सकते हैं तो जरूर हम इस काल में
हम जरूर हाउसिंग रेवोल्यूशन भी कर सकते हैं जहां ये सब हम पूर्ण करें। जी, आपने अभी जिक्र किया फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज का। एक इश्यू होता है होम लोन, जिसमें पहला इश्यू आता है एलिजिबिलिटी, दूसरा इश्यू आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर इश्यू आता है टैक्स बेनिफिट का, और चौथा इश्यू आता है सबवेंशन का, जो कि माननीय मंत्री जी ने इस समय मीडिया के सामने ये बात उन्होंने पेश की है कि सबवेंशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स दे आर कंसिडरिंग। इन चारों को मिला के क्या आपको लगता है कि वी नीड टू रीथिंक home finance in a way that becomes very attractive for a home seeker to go ahead, take the decision, stop being a fence sitter, actually buy a home? आप देखिए, इनकम टैक्स का बेनिफिट जो है वो 1.5 लाख का है, वो 5 लाख तक करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे कि जो ब्याज है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई सबवेंशन हो जाए या कम ब्याज पर हो तो वो एक फायदामंद हो ही सकता है। तीसरी बात यह है कि जो प्रायोरिटाइजेशन लोन्स पर हैं वो आज रेंटल हाउसिंग पर भी होने चाहिए। जैसे हम टैक्स डिडक्शन 30% का करते हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, जैसे हम रेंटल हाउसिंग पर देते हैं तो उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हम मांग रहे हैं कि ये 50% हो जाए। तो ये ऑल आप एक साथ में आप रखें और एक प्रायोरिटाइजेशन दे दें कि हम छोटे मकान, अफोर्डेबल मकानों के लिए हम ये इजी लेंडिंग कर देंगे और लॉन्ग टर्म लेंडिंग करेंगे। ज़्यादातर लोग तो जल्दी पे बैक करते हैं, रीपैक 50% तो पे बैक जल्दी ही हो जाता है हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी ये सब आप बेनिफिट्स दें तो आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग घर खरीदने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टेक्नोलॉजी की बात काफ़ी साल से चल रही है। वी कीप टॉकिंग अबाउट new technology. It started off with MyVan as a shuttering system, then it went on to other forms of lost in formwork construction and things of that. So ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इससे क्या वाकई में कुछ फ़ायदा हो रहा है? आर वी सेविंग ऑन टाइम? इज दैट हेल्पिंग अस मेक चीपर होम्स और बेटर होम्स? समय समय का कंस्ट्रेंट आते हैं। जैसे माइवान आगे एक तो लेबर नहीं मिलता, कड़िया नहीं मिलते। आज के तारीख में हम कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो हमको कड़िया मिलते ही नहीं। सर, इस पॉइंट पे आई थिंक इट इज़ सीरियस इनफ इश्यू फॉर मी टू टेक अ ब्रेक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, कड़िए को ढूंढना है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं श्री निरंजन हीरानंदानी से, MD ऑफ द हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस कंपनी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और लेबर का अभाव। सर, आप बता रहे थे कि कड़िए तक मिलना आजकल मुश्किल है। तो लेबर, जो स्किल लेबर है, वो हमें काफ़ी कठिनाई होती है ज़्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए। तो जब हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं तो हमें क्रेन यूज़ करने की आवश्यकता रहती है, स्किल लेबर को हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है। हम काफ़ी जो सरकार के प्रोग्राम्स हैं, नरेगा जैसे प्रोग्राम्स है, उसके कारण भी काफ़ी कम लोग आते हैं शहरों में ये काम करने के लिए। तो ऑल इन ऑल आप देखा जाए तो काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, लेकिन एक बार हम ये सोचें कि हमें ज़्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना है तो हम वो मकसद को भी पूरा कर सकते हैं। एक प्रोग्राम सरकार की है कि वहाँ भी हम कर सकते हैं। जैसे हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े या हमें लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग करना है तो उसको हम मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे अंदाज से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के रास्ते हम निकाल सकते हैं और उसके रास्ते एक बार निकालने पर हम ये मकसद से कहाँ हमें जल्दी मकान बनाना, जहाँ हमें कम भाव में मकान बनाना, जहाँ हमें कम एमिनिटीज़ दे के ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी क्रिएट करनी। तो ये सब अलग अलग जगहों पर, लोकेशंस पर अलग टाइप के मकान बनेंगे। कहाँ लो राइज बनाएंगे, कहाँ अर्बन एरियाज में हाई राइज बनाएंगे, और ज़मीनों के दाम जो बढ़ गए हैं वो एक बहुत ही बड़ा अड़चन आ रहा है, मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन सर, आपने बताया कि मैकेनाइजेशन इज़ द ट्रेंड ऑफ द डे फॉर वेरियस रीजंस। या तो ये कि लेबर का अभाव है, गांव से लोग शहर कम आ रहे हैं, ये एक वजह है, और एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि भारत में ज़रूरत है कि हम लेबर को ट्रेन करें, उसके लिए तैयार बनाएं। आपने दुबई में भी एक प्रोजेक्ट किया था जहाँ पे आपने मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ वर्किंग पे काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस जो रहा
उसमें से क्या लर्निंग है जो हम लोग इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? दुबई की जो सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, ये 90 स्टोरीड सेकेंड टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर इन द वर्ल्ड है। तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी अलग थी, वो टोटली मैकेनाइज्ड सिस्टम पर रही। लेकिन वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका पूरा जो कॉस्ट कंट्रोल रहता है, जो मैकेनिकल कंट्रोल रहता है, जो लेबर के ऊपर काफ़ी एफिशिएंसी रहती है, वो सिस्टम ही काफ़ी अलग है। वहाँ इंडियन लेबर रहते हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी 3 गुना ज़्यादा रहती है। वहाँ मटेरियल सेम होते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी इन यूज़ ज़्यादा रहती है। तो हमें काफ़ी ये अनुभव आया है कि वहाँ की जो पॉजिटिव हैं हम यहाँ कैसे उपयोग करें, एंड दैट एडवांटेज वी हैव इन पिकिंग अप द गुड पॉइंट्स ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन दुबई। दुबई में आपने एक चीज़ ये भी देखी कि आपने जैसे कहा योर प्रोजेक्ट 23 मरीना इज द सेकंड हाईएस्ट रेसिडेंशियल टावर इन द वर्ल्ड, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, बट उतनी बड़ी इमारत जब आपने बनाई तो ना जोनिंग का इश्यू था, ना एफएसआई का इश्यू था, ना आपको कहीं से टीडीआर लानी पड़ी। इंडिया में एक हैदराबाद मॉडल की हम बात करते हैं जहाँ पे एक अनलिमिटेड एफएसआई यूजेज है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसके बारे में कुछ बताएं, इज इट समथिंग वी कैन डू इन इंडिया एंड इफ यस हाउ डू वी इम्प्लीमेंट इट? इसमें दो बात है, या एफएसआई बढ़ा दें अक्रॉस द बोर्ड। एक सुझाव केंद्र सरकार से आई हुई थी कि जहां हम 4 एफएसआई पूरे देश में कर दें। आई थिंक दैट्स अ गुड बिगिनिंग टू डू। और दुबई की बात जो चल रही है, वहाँ तो कोई एफएसआई की कंट्रोल नहीं है, और जो वहाँ की जो सरकार है वो, जैसे ये मकान में हमने 40 एफएसआई यूज़ की, लेकिन साथ साथ में जब एफएसआई बढ़ती है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता रहती है। जैसे हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़े, या पानी की ज़रूरत है, या स्कूल्स, कॉलेजेस, गार्डन्स, ये वगैरह वगैरह हमें आवश्यकता रहती है। सो एक होलिस्टिक प्लानिंग की आवश्यकता है। जब हम हायर एफएसआई जाएं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे हम टाउनशिप में, पवई में हम डेवलप करते हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, या शहर उसमें डेवलप करें और इंडिविजुअल बिल्डर्स बिल्डिंग्स बनाएं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स रहना चाहिए। हैदराबाद इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन इंडिया विच इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। उन्होंने 3 कंस्ट्रेंट्स रखे हैं अनलिमिटेड एफएसआई पर। एक है रोड विथ, फायर फाइटिंग एंड पार्किंग। ये 3 पूरा हो जाए पॉइंट्स तो वो विथ ऑफ द रोड इज एडिक्वेट, फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैव बीन केप्ट एंड पार्किंग रिक्वायरमेंट्स हैव बीन केप्ट, यू कैन बिल्ड एज मच एज यू कैन। इसके कारण हमें हैदराबाद में अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी दे हैव रीच्ड एन ऑब्जेक्टिव जहां हर एक को एक अफोर्डेबल मकान मिल सकता है। So that's a model that we need to replicate across the country. Yes. लेकिन आपका जो एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि इट इज़ ईजी फॉर गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज़, बट डेवलपर जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो काफ़ी अड़चनें आती हैं। आप MCHI, क्रेडाई, ये अलग अलग एसोसिएशंस के मेंबर और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फ्रॉम अ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, कहाँ तक ये एसोसिएशंस गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचा पाते हैं कि you need to be little flexible and allow us to build homes so that the homeless can get homes? मुख्य प्रॉब्लम ये रहा है कि हर एक आदमी ये समझता है कि रियल एस्टेट एक ऐसे फील्ड है जहाँ से हम पैसे खींच लें। तो लोकल कॉरपोरेशन रहती है, वो टैक्सेस बढ़ाते जाते हैं, डेवलपमेंट चार्ज करते हैं, फंजिबल एफएसआई का चार्ज करते हैं, इसकी चार्ज है, वैसे है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स है, स्टेट्स टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी लगाती है, उसके ऊपर वैट लगा रहे हैं। तो मल्टीपल टैक्सेशन वहाँ भी आता है, और केंद्र सरकार फिर सर्विस टैक्स उसके ऊपर लगाती है और कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। सो ऑल दिस पुट टुगेदर आप देखा जाए तो लगभग फॉर एन अफोर्डेबल हाउस 31 to 33% of the cost comes from taxes either at the local body, state government or central government level, and I am not talking about income tax. So apart from income tax, 31% of the cost is in taxes. So एक unless इसकी rationalization नहीं हो तब तक ये भाव कैसे कम होंगे? बिकॉज इन्फ्लेशन तो चल रहा है, ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं, मटीरियल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो all in all, if we have to create low-end affordable housing, then we need to rationalize taxes and bring down these prices also. That's a scary note, but a scary enough note to take a break on.
विल बी बैक, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं श्री निरंजन हीरानंदानी से एक अहम मसले पर, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे हो पाएगी और उसके लिए क्या क्या रास्ते हैं जो कि इंडस्ट्री की तरफ से, वेदर इट इज़ MCHI, क्रेडाई, नरेडको और एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, इन्होंने किस तरह से गवर्नमेंट के आगे इसे पुटअप किया और अब तक उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। सर आप इसके बारे में बताइए, व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस व्हेन यू स्पोक विथ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। वी आर नॉट इनटू द पॉलिटिकल फील्ड, वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ गवर्नेंस। इंडियन गवर्नमेंट के साथ डेवलपर की तरफ से आपने जब भी बात करी, वेदर एज MCHI, क्रेडाई और नरेडको, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स लाइक? अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं या सरकार रहे हैं वो अलग अलग पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन एवरीबॉडी इज लुक्ड एट अ वेरी माइक्रो पार्ट ऑफ हाउसिंग। आज मैं दांत साफ रखता हूँ या डेंटिस्ट के पास जाता हूँ तो दांत साफ रहता है, लेकिन हमारे हार्ट में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे, या ब्रेन में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे, या स्टमक में क्या हो रहा है देख नहीं रहे। तो हाउसिंग में वैसे ही हो रहा है, किसी का ध्यान जमीनों पर है, किसी का ध्यान कंस्ट्रक्शन पर है, किसी का ध्यान स्टैम्प ड्यूटी पर है, लेकिन नोबडी लुक्स होलिस्टिकली कि हम पूरे देश की प्रॉब्लम्स जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है या छत के प्रॉब्लम्स है, हर एक का कैसे हम सुलझाएं। वो कोई भी एक माध्यम पर, एक कुर्सी पर, एक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। तो जब तक ये होलिस्टिक व्यू नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए जमीनों का दाम, अभी जो लैंड एक्विजिशन बिल आ गए हैं तो उसके कारण ये दाम बढ़ते जाएंगे। दिस इज द लेटेस्ट मूव ऑफ गवर्नमेंट विच वाज नॉट इनकरेक्ट। जैसे वो रेगुलेटरी बिल लाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि दे वांट टू इम्पाउंड 70% ऑफ द मनी विच कम्स टू द डेवलपर। नाउ इफ दैट इज डन, देयर विल बी नो लिक्विडिटी विद द डेवलपर अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग मोर प्रोजेक्ट्स, एंड बैंक्स कैन नॉट लेंड एंड इम्पाउंड ऑल दिस मनी एंड स्टिल लेंड मोर मनी। सो देयर इज अ इश्यूज विच वी हैव टू एड्रेस। लॉन्ग एंड इन शॉर्ट ऑफ इट, सरकार को ये सब प्रॉब्लम्स एक साथ में लेना है और उनको एक साथ में सॉल्व करना है। जब ये एक साथ में सॉल्व हो जाएगी, जो जैसे हमारे पास एक टेलीफोनी में फ़र्क आ गया, या एविएशन में फ़र्क आ गया, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ़र्क आ गया, या ग्रीन रेवोल्यूशन में फ़र्क आ गया, ये हर एक क्षेत्र में जहां हमने परिवर्तन कर लिया है वैसे ही हम हाउसिंग में भी कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, हम क्या मांग रहे हैं? केंद्र सरकार को ये मांग रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हमें करें। जैसे हम टाउनशिप और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए, 15 साल के फंक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा 25 साल से तो पवाई चल रही है। मेरे अंदाज से इसमें क्या कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स हो, कोई एनवायरनमेंट के कारण प्रोजेक्ट खड़ा हो गया या लेट हो गया, तो उनको समय मिलना चाहिए रोल ओवर ऑफ फंड्स। तो हम बैंक्स को या रिजर्व बैंक को कह रहे हैं कि ये आप रोल ओवर परमिट करिए। रेंटल हाउसिंग आपके पास है, रेंटल प्रेमाइसेस है, आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आप सेबी से बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और RBI से बात कर रहे हैं कि आप रीट्स लेके आइए तो उनको लिक्विडिटी मिल जाए। हम फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कह रहे हैं कि टैक्सेशन हम बेनिफिट इंडिविजुअल होम लोन्स को दीजिए, उनको सबवेंशन दीजिए, लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आप कर दीजिए, टैक्स डिडक्शन आप कर दीजिए। बिल्डरों को है कि जो छोटे मकान बनाते हैं उनको ATIB का टैक्स रिलीफ लेके आइए, और कोई मिसयूज़ करे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाए। तो मेरे अंदाज से ये सब एक साथ में करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आप एक प्रोजेक्ट के लिए 4 FSI दे दिए और कहते हैं कि पूरा बॉम्बे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इसमें हमें इंडिविजुअली केसेस नहीं करना है, एक होलिस्टिक पॉलिसी करना है जो हर एक बिल्डर को मिल जाए, और न कि बॉम्बे में उनको यहाँ से लेके पूना तक जो भी आप प्रोजेक्ट्स करते हैं उसको सब में 4 FSI दे दीजिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर दीजिए, और लाखों के नंबर्स में आप मकानों बनाते गए, तो एक पॉलिसी, एक फ़ायदा हो जाएगा और लोगों को घर आसानी से मिल जाएगा। आपने अभी कहा कि अगर ATIB की रिलीफ मिलती है और अगर कोई इसे मिसयूज़ करता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। उससे मुद्दा निकलता है सेल्फ रेगुलेशन का। एज अ लीडर इन द इंडस्ट्री हु इज हेडेड वेरियस रियल एस्टेट बॉडीज, सेल्फ रेगुलेशन पे आपका अनुभव क्या रहा है? मेन मकसद क्या है कि जब तक आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेंगे सेल्फ रेगुलेशन चलेगी नहीं। ओके, यू हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। Once you increase the volume, the market forces itself will bring down the prices, and second, it will bring about more compliance.
What you are doing is creating shortage, you are creating more regulation. जब तक आप ये regulations कम नहीं करते हैं और भी regulation आप नहीं लाते, you have to promote housing, not only regulate it. So first promote housing, create more housing. Instead of making 10,000 houses, make 10 million houses. और ऑटोमेटिकली लोग अच्छे घर बनाएंगे, दे विल बिहेवियर विल बी देयर बिकॉज दे वांट टू सेल दोज हाउसेस. सो अनलेस यू डोंट propagate volumes of production, increase the number which is available over there, create policies of production, more production rather than more regulation, because today everybody wants to regulate the industry. You want to catch the neck of the person and say I want to punish you. That's not going to help to produce more. So what you must encourage is first produce more and then of course bring about transparency so that every person who buys the flat gets full information about the flat. That's very well put. Including carpet area. That's very well put. But let me again come back. आपने अभी जो point किया कि regulation ऐसा ना हो कि आप किसी का गला ही दबा रहे हैं. It should not be strangulatory. It should not be strangulatory. Real Estate Regulatory Act का पहले जब ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ था, मुझे याद है एक पॉइंट पे आप बहुत नाराज थे, जो कि आपने अलग अलग पब्लिक फोरम्स में भी इस बात को दोहराया था. There was a provision in that कि अगर under circumstances if a developer is found to have committed some error, तो imprisonment का कोई पॉइंट था जिसपे आप बहुत नाराज हो गए थे. कुछ उसके बारे में पता है. And why is it that it doesn't make sense? See, कोई भी आप, you see, you have to understand that as governments change and people change and bureaucracy changes, there is what we used to call an inspector Raj before 1991. रियल एस्टेट में वो इंस्पेक्टर राज चल रही है. आपने दूसरे फील्डों में निकाल दिया, इसलिए प्रोडक्शन सीमेंट का बढ़ गया, स्टील का बढ़ गया, ओवरऑल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल का बढ़ गया और ये सब बढ़ गया. लेकिन वो जो बाकी आपने निकाल दिया वो सब इंस्पेक्टर और रेगुलेटर को आप रियल एस्टेट में डाल दिए. तो दोज पीपल हु वर डीलिंग विथ hundreds and thousands of industries all over the country are now dealing only with real estate. So the Inspector Raj, which was removed from the country in order to create production, and it happened in industry and it benefited, has now all come into real estate, whether through the environmental ministry background or whether height committee background or through the local body authority background or any other method or the state government various agencies background. ये सब इंस्पेक्टर राज ही है. और ये रिस्पेक्टर राज तब तक आप नहीं काटोगे तो आपको उसका फल लोगों तक नहीं पहुंचेगा. ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन और बिल्डर के पास रहेगा. तो अनलेस यू कट दिस ब्यूरोक्रेसी, कट दिस पॉलिटिकल लॉबिंग एंड कट द बिल्डर मोनोपोली and create large volumes which is available to the people of this country like is happening in every other subject. Why can't you do it in real estate? Why do you need 52 permissions? Why does it take you 3-4 years to get the projects cleared? It's ridiculous. तो final आपसे यही सवाल रहेगा कि as IMC president you had organized a meeting wherein you created interaction between the present Prime Minister and captains of industry. This is a time when he was not yet the Prime Minister. Looking at a scenario where now he is the Prime Minister, where the new Minister for HUPA has been making all the right sort of noises, saying stuff like he'll ensure that things happen fast, home loans are, better things. Do you really see a scenario for India where अच्छे दिन जरूर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? एक बार आपका मकसद पूरा हो जाए, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन कर सकते हैं, एविएशन रेवोल्यूशन कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन कर सकते हैं, टेलीकॉम रेवोल्यूशन कर सकते हैं, तो हाउसिंग रेवोल्यूशन करने में कोई बड़ी बात ही नहीं है. I don't see any problem in doing this revolution. If नरेंद्र मोदी साहब को एक मकसद दिखा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं, और वेंकैया नायडू साहब हमारे मंत्री साहब जो कहें कि हम 8 साल के अंदर हम सरप्लस हाउसेस करना चाहते हैं, there is no reason why we should not be able to achieve it. Because once your track is clear, there is no problem. Of course, a large amount of bureaucracy will have to be dismantled and a lot of new people will come into the business of business, because people who are used to only getting permission Raj will disappear. Yeah. So many of the builders are more adept at getting permission than doing construction. Those will disappear.
So people will be less in Mantralaya and less in various departments of the government of various bodies, urban bodies and other bodies. Rather, they will be busy doing the business of wooing the customer, making better buildings and doing it like it has happened in every other industry. So I'm hopeful that नरेंद्र मोदी साहब हो, वेंकैया नायडू साहब हो, या हमारे स्टेट के काफ़ी प्रसिद्ध लीडर्स हैं, once this thing of wanting to control real estate and make money out of it is tempered and minimized, I think it's possible to achieve the objective. But if the objective is to still wanting to see that money is made out of this industry by wrong or right means while giving permission, I think the problem will continue. And some states will improve, and we have seen where policies have improved, the affordability has improved. So I think a competition of states will automatically push the whole thing. But leadership has to be taken by certain states, and because land is a state subject. So I think more than Narendra Modi Saab, we will look forward to our states for leadership also. But he may set a general trend in the country as to which direction is to go. But ultimately, until the states don't take leadership, this cannot happen. Let's hope that things improve and that affordable housing for the common man becomes a reality very soon. तो ये थे श्री निरंजन हीरानंदानी. आपके साथ अगले एपिसोड में किसी और बिल्डर के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. Thank you very much. Very happy to be with you. Thank you.